हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो की शुरुआत हम 5 क्वेश्चन से करेंगे और इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको ईमानदारी से यस और नो में करने हैं, क्योंकि आपके आंसर्स के बेसिस पे मैं आपको नीट 2025 का स्कोर बताने वाला हूं। यानी जिस स्पीड और एक्यूरेसी से अभी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप यही कंसिस्टेंसी फोर्थ में 2025 तक मेंटेन करते हैं तो नीट 2025 में आपका क्या स्कोर आ सकता है, आपके आंसर्स के बेसिस पे मैं गैस करने वाला हूं। और किसी बच्चे का अगर स्कोर कम बनता है तो उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इन 5 क्वेश्चंस के बाद मैं आपको नीट 2025 एग्जाम के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसको अच्छे से फॉलो करते हुए एक एवरेज बच्चा भी नीट एग्जाम अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करके अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, अगर प्रेजेंट टाइम पे कोई बच्चा अपने मॉक टेस्ट में 300 या इवन 300 से भी कम स्कोर कर रहा है तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए वो अपना स्कोर 700 प्लस तक इंप्रूव कर सकता है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, जैसा कि कल के इंटरव्यू में भी आपने सुना था, डॉक्टर सुभाषिस पांडा ने बताया एक उनका मॉक टेस्ट का मिनिमम स्कोर 300 के अराउंड भी आया है, जिसको उन्होंने नीट 2024 के फाइनल एग्जाम में 680 तक इंप्रूव किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है, सुभाषिस ने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। वो बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट हैं और आप जानते हैं बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट को 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने पे इस बार 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। देखो, मैं ये मानता हूं, अगर डॉक्टर सुभाषिस पांडा कर सकता है तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, हर वो बच्चा नीट एग्जाम में 680 प्लस 700 प्लस तक स्कोर कर सकता है। बस उसके लिए आप में चाहिए डॉक्टर सुभाषिस पांडा के जैसा डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। और गुरु आपके सामने वही है जो डॉक्टर सुभाषिस पांडा के थे। सुभाषिस पांडा ने हर बात को अच्छे से फॉलो किया और नीट 2024 में करके दिखाया। इस बार बारी आपकी है, ताकि आने वाले टाइम पे एग्जांपल मैं आपका दे सकूं। बट स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन रख रहा हूं, आपको मैं फिर रिपीट करूंगा, एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई ईमानदारी से करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्या आप डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? यस और नो। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप अपना डेली का टारगेट अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं? यस और नो। क्या आप डेली प्रॉपरली अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो कर पाते हैं? इसका भी आंसर सिर्फ यस और नो में। क्या आप रेगुलरली प्रॉपरली रिवीजन कर पा रहे हैं? हाँ या नहीं, यस या नो। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना प्रेजेंट टाइम पे अभी आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट में उतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं? यस और नो। इन पांचों क्वेश्चन का आंसर मुझे पूरी उम्मीद है आपने बड़ी ईमानदारी से दिया होगा। अब हम बात करते हैं कि आपका स्कोर कितना आ सकता है अगर आप इसी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं। तो देखो भाई, जिस बच्चे का पांचों क्वेश्चंस का आंसर यस आया है, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, इसी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हुए आप नीट एग्जाम में इजीली 680 प्लस इवन 700 प्लस तक भी स्कोर कर सकते हैं। तो 5 यस जिसके है वो आराम से 700 प्लस तक जा सकता है। जिस बच्चे के 4 क्वेश्चन का आंसर यस आया है वो आराम से 650 प्लस स्कोर कर सकता है, और 3 यस वाला बच्चा 600 तक जा सकता है। और जिस बच्चे का ओनली 2 यस आया है वो 400 या 500 के बीच में स्कोर कर पाएगा, और जिसका 1 यस है वो मुश्किल से 300 भी स्कोर नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये आपका स्कोर है। लेकिन मैं बता दूं, अभी नीट एग्जाम नहीं हुआ। मैंने ये बोला है, अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं जैसे अभी कर रहे हैं, तब आपका ये स्कोर आ सकता है। लेकिन जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको इंप्रूव किया जा सकता है, यानी हमारे नीट 2025 के स्कोर को भी इंप्रूव किया जा सकता है। कैसे, डिस्कस करते हैं आज के स्ट्रेटजी वीडियो में। देखो भाई, आज जो मैं स्ट्रेटजी आपके लिए बना रहा हूं, ये वीडियो मैं हर साल इसी टाइम पे बनाता हूं, सितंबर में, अगस्त में, अक्टूबर में।
क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता हूं। काउंसलिंग करते टाइम मुझे पता चलता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं 10, 12, 14, 16 घंटे, लेकिन उनका मेथड सही नहीं होता, और इसलिए ना तो उनका मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आता है, ना डेली का टारगेट पूरा कर पाते हैं, ना डेली पीसीबी पढ़ पाते हैं, ना अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं, ना ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ पाता है। और यही रीजन होता है एक एवरेज बच्चे का नीट एग्जाम में फेल होने का। तो उन बच्चों की काउंसलिंग करते हुए जो मैंने सीखा है, तो मुझे लगा कि ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गाइड करना चाहिए, और ऑनलाइन वाले बच्चों की भी ऐसे ही प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। सभी बच्चों की मैं ऐसे ही प्रॉपर काउंसलिंग करूंगा, कैसे वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बट उससे पहले देखो, जो हमारी स्ट्रेटजी है ये 2 पार्ट में आएगी, यानी इसके 2 वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। एक तो हमारा स्टडी प्लान, यानी हम स्टडी कैसे करेंगे, अब पढ़ाई करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। दूसरे में हम डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का परफेक्ट मेथड क्या है, हमें मॉक टेस्ट कितने टाइम पे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि नीट एग्जाम में कोई हड़बड़ी ना हो, ओएमआर फिलअप करने का परफेक्ट मेथड क्या है, मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स का एनालिसिस करके उनको नोट डाउन कैसे करना है, उनको बार बार कैसे रिवाइज करना है, अपना मॉक टेस्ट का स्कोर कैसे इंप्रूव करना है। ये हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो भाई, मॉक टेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि लास्ट में आपको स्कोर कहां करना है, नीट एग्जाम में करना है, और नीट एग्जाम में क्या आएगा, टेस्ट आएगा। तो जब तक आपका टेस्ट अटेम्प्ट करने का अच्छा मेथड नहीं होगा, परफेक्ट मेथड नहीं होगा, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट के लिए एक परफेक्ट वीडियो अलग से बनाएंगे। तो आज ओनली स्ट्रेटजी की बात होगी। तो देखो, सबसे पहले भाई, जैसा मैंने बोला, अगर आप उतना स्कोर करना चाहते हैं जितना कि आप डिजर्व करते हैं, एक बात नोट कर लो, डेली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। अगर डेली तीनों सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे भाई, आप डिजर्विंग स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे, सर हमारी तो फिजिक्स की क्लास लेंथी होती है, सर मेरा तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही टाइम चला जाता है, सर मेरा बायो का बैकलॉग हो गया। मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, आपका सब्जेक्ट वीक है या किसी सब्जेक्ट में क्लास लेंथी चल रही है, आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दें, दूसरे सब्जेक्ट को आप थोड़ा कम टाइम दें, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा जाए। डेली यही कोशिश आपको आगे लेके जाएगी। तो प्लीज तीनों सब्जेक्ट जरूर पढ़ें, और तीनों सब्जेक्ट ओनली पढ़ना नहीं है, जैसे अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर भी करें, तीनों के डेली नोट्स भी पढ़ें। कुछ बच्चे नोट्स पढ़ते टाइम क्या गलती करते हैं, जैसे आज मैंने पढ़ा, जैसे अभी है ना, मैं GOC 2 स्टार्ट करूंगा भाई, ट्यूसडे से है ना, बीवाइज क्लासेस में जो आपका ड्रीम बैच चल रहा है ना, लाइव बैच जो चल रहा है, उसमें मैं ट्यूसडे से GOC 2 स्टार्ट कर रहा हूं। तो कुछ बच्चों की गलती क्या होती है, सर आपने ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ा, हमें मजा भी आया, लेकिन हम भूल जाते हैं। भूलते पता है क्यों है? मैंने आपको ट्यूसडे को GOC 2 का पहला लेक्चर दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, इसका रिवीजन कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से पहले, यानी वेडनेसडे को रिवाइज करेंगे। यह बहुत ही गलत मेथड है। जिस दिन आपको लेक्चर पढ़ाया गया है उसी दिन आपको रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए आपने ड्रीम बैच से क्लास अटेंड करी, लाइव क्लास आपने मेरी अटेंड करी, लाइव क्लास अटेंड करने के बाद 4:30 से लगभग 7 तक हमारी क्लास चलती है, 6:30, पौने 7 तक चलती है। उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक लें, लेकिन जस्ट उसके बाद ही आप सबसे पहले नोट्स रिवाइज करें। यह मेथड होता है। तो लेक्चर के बाद उसी दिन सेम सब्जेक्ट के नोट्स रिवाइज करना जरूरी है। साथ में जो मैंने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया, उसके जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1 में दिए होते हैं, वो भी साथ के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर डिले करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक रह जाएगा। तो ये डेली करना है, और डेली NCERT पढ़ना है। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का नहीं पढ़ पाते, तो एटलीस्ट केमिस्ट्री और बायो का तो करना ही करना है। मैं NCERT पे है ना अलग से डिस्कस कर दूंगा, इसको एक बार अलग रखते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। ये हमारा डेली का PCB हो गया। फिर सेकंड आता है भाई, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई डेली टारगेट पूरा होना चाहिए। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनका डेली टारगेट पूरा नहीं होता। जानते हो क्यों नहीं होता? क्योंकि आप सेम डे का टारगेट सेम डे बनाते हो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आज फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, वो सुबह उठ के लिखता है, और इसीलिए आपका डेली का टारगेट पूरा नहीं होता। मेरा यह मानना है, सबसे पहले आपके पास एक विजन होना चाहिए कि मैं अपना सिलेबस कब कंप्लीट करूंगा। आपका सिलेबस कंप्लीशन का परफेक्ट टाइम है फेब लास्ट से पहले अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे जनवरी में कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो बच्चे जनवरी, फरवरी लास्ट तक भी नहीं कर पा रहे, 15 मार्च तक कोशिश करो। 15 मार्च, 20 मार्च आपका डेड एंड सिलेबस कंप्लीट करने का होना चाहिए।
फिर इसके बाद अब आपका टारगेट आएगा कि अक्टूबर मंथ का क्या टारगेट है, नवंबर का, दिसंबर का। तो ये पूरा मंथली टारगेट आपके पास सेट होना चाहिए कि इस मंथ में मैं ये चैप्टर्स पूरे करने वाला हूं। मंथली टारगेट सेट हो गया। मंथली टारगेट सेट होने के बाद आपके पास वीक वाइज प्लान होना चाहिए, पूरा वीक का। जैसे अब आप है ना पहले वीक का लिखो कि वीक 1 में आप क्या क्या करने वाले हैं। कुछ बच्चे ना रफली लिख लेते हैं कि वीक 1 में मैं आइसोमेरिज्म करूंगा, वीक 1 में मैं जीओसी 1 के 6 लेक्चर करूंगा। ऐसा नहीं, आप ना पूरा डे का लिखो। पहले दिन ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्या करूंगा। संडे की छुट्टी रखनी है, संडे को कोई होमवर्क नहीं करेंगे, संडे को कुछ नहीं करना, संडे को सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, रिवीजन करना है, बाकी टाइम मस्ती करनी है। ठीक, तो ये आपने पूरा लिख लिया मंथ का, वीक का टारगेट हर सब्जेक्ट का, तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्या करने वाले हैं। सर इसका क्या बेनिफिट होगा? देखो मैं आपको बता दूं, मेरे जो टारगेट होते हैं हमेशा वो एडवांस चलते हैं, हमेशा एडवांस चलते हैं। कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से आपके लेक्चर आगे पीछे हो जाता है, टेस्ट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मेरा टारगेट एक एक मंथ एडवांस रहता है बहुत सारी चीजों में। तो क्यों? मैं ये प्लान फॉलो करता हूं। मेरे पास पूरे ईयर का प्लान लिखा है, मैंने मंथली लिख रखा है, वीकली भी लिखा हुआ है। इस वीक में मैं क्या करने वाला हूं, किस डे को क्या करूंगा, वो मैं पहले ही लिख देता हूं। ठीक, एक वीक पहले लिख के रखता हूं। भाई सैटरडे को ही लिख जाता हूं नेक्स्ट वीक में क्या करना है। तो ये आप भी फॉलो करेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा, बाई चांस मंडे ट्यूसडे का टारगेट आप पूरा ना कर पाए, किसी दिन ज्यादा होमवर्क दे दिया फिजिक्स वाले सर ने, तो वेडनेसडे को एडजस्ट हो जाएगा, वो अपने आप एडजस्ट होता चलेगा। उसको संडे तक नहीं लेके जाना है, हमारे पास 6 ही दिन है बस, और 6 ही दिन में पूरा करना है। तो तब आपके डेली के टारगेट पूरे हो जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद आता है आपका डेली का टाइम टेबल। थर्ड पॉइंट, डेली टाइम टेबल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी इश्यू आता है। देखो डेली टाइम टेबल आप क्या करते हो, बहुत सारे बच्चों को मैंने जो ऑफलाइन काउंसलिंग करी, वो भी जो मेरे पास पढ़ रहे हैं वो भी ये गलती कर रहे हैं। सुबह क्या किया, फिजिक्स का लेक्चर देखा, इसके बाद बायो का बैकलॉग वाला चैप्टर कर लिया, फिर केमिस्ट्री का लेक्चर देखा, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर बायो का करंट का लेक्चर कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे। अरे गलत मेथड है ये मेथड ही सही नहीं है। सबसे पहले ना प्रॉपर प्लान बनाओ भाई, पूरे दिन में क्या करने वाले हो, पूरे दिन में क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चों के लिए खासकर मैं प्लान बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो, मान लीजिए आप सुबह उठे, कोई बच्चा सुबह 6 बजे उठा, 6 AM पे उठा, तो मैक्सिमम वो 7 बजे से अपनी रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर देगा। इससे ज्यादा लेट अपने को करना भी नहीं है। 7 AM से स्टार्ट करने के बाद आप मैक्सिमम 9 PM तक पढ़े, इससे ज्यादा टाइम आपका होना भी नहीं चाहिए। और इसको सेग्रीगेट कैसे करते हैं, सीधा यार सुबह ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। पहले डिसाइड करो कि 7 बजे से 4 PM तक मैं अपने 2 सब्जेक्ट कर लूंगा। इसमें आप कोई भी कर सकते हो, बायो केमिस्ट्री कर लो, बायो फिजिक्स कर लो, और फिजिक्स को सुबह मत स्टार्ट करना। इससे थोड़ा सा इश्यू आपके साथ ये आ सकता है, यार वो भारी भरकम रहती है, उससे आपको डर लगता है। सबसे पहले सबसे आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। बायो से कर दिया, बायो के बाद फिजिक्स कर लो, या बायो के बाद केमिस्ट्री कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन पहले 4 बजे तक कोशिश ये करो, दिन के 3 बजे तक आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं, 2 सब्जेक्ट पूरा करके आप फ्री हो जाएं। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा यार आधा दिन लगभग पड़ा है मेरे पास और एक ही सब्जेक्ट बचा है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इस प्लान को फॉलो करे तो 7 से 10 तक क्या हो जाएगी, बायो कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर 10 से 11 के बीच में आप प्रॉपर ब्रेक ले लो, इसमें नहा लो, रेस्ट कर लो, आप लंच कर लो, या आप अच्छा बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लो, प्रॉपर एक ब्रेक लो, है ना। फिर उसके बाद 11 से 1 बजे तक मान लीजिए आपने फिजिक्स का लेक्चर अटेंड किया। अब इसके बाद 1 से 2 प्रॉपर लंच कर लो, 1 से 2 लंच कर लो, लंच प्लस रेस्ट टाइम हो जाएगा आपका। ठीक, और बाई चांस लेक्चर किसी दिन 1.5 घंटे का 2.5 घंटे का हो गया, तो यहां पे रेस्ट टाइम बचा ना अपने पास, उसमें यूज हो जाएगा। या आप थोड़ा पहले स्टार्ट कर दो जिस दिन लेक्चर लेंथी है। ठीक, तो ये यहां पे मैनेज हो जाएगा टाइम। फिर 2 से 4 बजे तक आपकी फिजिक्स पूरी हो जानी चाहिए, फिजिक्स कंप्लीट हो जानी चाहिए 2 से 4 तक आपकी। जैसे ही फिजिक्स आपकी कंप्लीट होगी 4 से 4:30 फिर ब्रेक लो, फिर 4:30 से आप लेक्चर स्टार्ट कर दो केमिस्ट्री का। जैसा कि आपको पता है ड्रीम बैच का अपना लाइव लेक्चर आता है शाम में, तो ये ड्रीम लाइव से आप केमिस्ट्री अटेंड कर लो। ठीक, और एक बात और बता दूं भाई, अभी है ना ड्रीम लाइव के, जैसे मैंने बताया जो ड्रीम बैच है इसमें कोटा क्लासरूम के आपको लाइव लेक्चर मिल रहे हैं। ट्यूसडे से मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं, ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे GOC 2। तो इसमें साथ साथ जरूर पढ़ना, इसमें कोई इग्नोरेंस मत करना, साथ पढ़ोगे, एक एक चीज याद करा दूंगा, साथ डेली नोट्स पढ़ना, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डेली NCERT पढ़ना।
सारे मैं आपको इतनी अच्छी करा दूंगा ऑर्गेनिक, आपको कभी भी ऑर्गेनिक से डर नहीं लगेगा, बल्कि आप साथी को पढ़ा के आ जाओगे। बस अच्छे से फॉलो करना है। और जो बच्चे अभी ड्रीम बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए हमने GOC2 स्टार्ट होने से पहले एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा है। इसमें क्या है भाई, आप ड्रीम बैच ज्वाइन करेंगे तो ड्रीम बैच में प्रोमो कोड अप्लाई कर देना DREAM25, चाहे आप ड्रीम बैच ज्वाइन कर रहे हैं या आप ड्रीम प्रो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक, दोनों ही बैच में DREAM25 प्रोमो कोड करने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। कोई डाउट है 7340-250 इस नंबर पे कॉल करके बात कर देना। DREAM25 में आपको ओनली लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी, कृष्णा बैच मिलेगा। बाकी ड्रीम प्रो में आपको रैंकर बैच में जो मटेरियल मिलता है ना वो सब मिल जाएगा, ठीक। तो आप ड्रीम ज्वाइन करो, ड्रीम लाइव बैच ज्वाइन करो या ड्रीम प्रो ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है, इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक। लेकिन मंडे तक जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, अब डिले नहीं करना है, ठीक है भाई। और ज्वाइन कैसे करना है, बीवाइज ऐप डाउनलोड करी, वहां पे साइन अप करके आप कोर्सेज में जाएंगे, फिर वहां पे ड्रीम लाइव या ड्रीम प्रो या रैंकर बैच जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं उसको चेकआउट कर, उसको वहां पे चेकआउट करके फिर पेमेंट करना, ऑनलाइन पेमेंट करना है। DREAM25 प्रोमो कोड है। अगर कोई बच्चे ने रैंकर बैच ले रखा है या रैंकर बैच ज्वाइन करना चाहता है तो रैंकर बैच के साथ आपके ड्रीम बैच फ्री में मिल जाएगा, अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इस पे भी स्पेशल डिस्काउंट रख दिया है, NEET25 इसका ये प्रोमो कोड है, ठीक, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और रैंकर बैच या ड्रीम प्रो के साथ आपको सारे कोर्स फ्री में मिल जाएंगे, चाहे बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री की केयर टेस्ट सीरीज है जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट आते हैं, या बीवाइज क्लासेस का कृष्णा बैच है जिसमें मैंने NCERT लाइन बाय लाइन करा रखा है, या आपका बायो का सुदर्शन बैच है जिसमें शिवाली मैम वाइवा देती हैं, जिनको फॉलो करते हुए इस बार सृष्टि कुंडू 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करके आई है बायो में, या आपका बीट टेस्ट सीरीज है जो कि PCB की प्योर NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज है। ये सारे बैच आपको फ्री में मिल जाएंगे। और बीवाइज क्लासेस का रैंक बूस्टर कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा जो कि केमिस्ट्री का कोटा क्लासरूम का ऑफलाइन क्रैश कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक। और आपको पता है जो बच्चा रैंकर बैच से, ड्रीम बैच से या ड्रीम प्रो बैच से इस बार केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेगा उसको बीवाइज क्लासेस की तरफ से 1 लाख रुपए तक का कैश प्राइज भी दिया जाएगा। ये मैं 1 लाख रुपए तक का आईफोन गिफ्ट दिया जाएगा। कैश प्राइज लास्ट ईयर था, इस बार 1 लाख रुपए तक का आईफोन गिफ्ट करेंगे, ठीक। क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर कैश प्राइज तो मम्मी पापा ले जाएंगे, वो बोलेंगे फीस भरनी है ना, आप हमें फोन दे दो, अच्छा इसलिए इस बार फोन रख दिया बच्चों की रिक्वेस्ट पे, ठीक। नेक्स्ट हो गया, वो मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी। वापस आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे। देखो 4:30 से 7 आपने ये कर दिया। और सुनना, अभी भी जो बच्चे बोलते हैं ना, अभी भी आप इन बैचेस को फॉलो करके आराम से 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो। इस बार 11 बच्चों ने 180 आउट ऑफ 180 किया केमिस्ट्री में बीवाइज क्लासेस से। इस बार और ज्यादा बच्चों का कराने वाला हूं। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो तो ये जान लो कंपटीशन बढ़ने वाला है। एक बच्चा तो ऐसा है जिसका केमिस्ट्री में 101 स्कोर था लास्ट ईयर, इस बार 180 आउट ऑफ 180 करके दिखा दिया उसने। सिर्फ रैंकर बैच को अच्छे से फॉलो किया, सिर्फ स्ट्रेटजी वीडियो को अच्छे से फॉलो किया। आप भी कर सकते हो, ठीक। अब जैसे ही आपने ये पढ़ा, अब 7 से 8 है ना, प्रॉपर ब्रेक ले लो, प्रॉपर 1 घंटे ब्रेक ले लो। इसमें ना आप डिनर कर सकते हो, ठीक, मम्मी पापा से बात कर सकते हो या जो भी मस्ती आपको करनी है। फिर उसके बाद 8 से 9:30 बजे तक मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा नहीं, अगर आप प्रॉपरली मुझे फॉलो करेंगे, केमिस्ट्री का होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसमें नोट्स हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका NCERT भी हो जाएगा। मैक्सिमम है ये 1.5 घंटा। तो बच्चे बोलते हैं सर 40-45 मिनट में हो जाता है, साथ के साथ करते हैं जब, क्योंकि मैं सब कुछ क्लास में करा देता हूँ, रिवीजन भी मैं क्लास में करा देता हूँ। क्या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या आप मिस्टेक कर सकते हो, मैं सारी क्लास में बता देता हूँ। उसके बाद बचेगा क्या, वो सब कवर हो जाता है, ठीक। तो 1 घंटे में भी कर सकते हो आराम से। फिर इसके बाद 9 बजे से सुबह 6 बजे अगर आप उठते हो, आपके पास 9 घंटे है। 9 घंटे में से आपको सिर्फ 7 घंटे प्रॉपर सोना है, 7 आवर्स ओनली। अभी भी आप 2 घंटे ऐसे यूज कर सकते हो, बैकलॉग को कवर कर लो, या आपका फिजिक्स का कोई पार्ट पेंडिंग है, बायो का कुछ एक्स्ट्रा वर्क आपके मैडम ने दे दिया है, वो आप कर सकते हो। तो ऐसे टाइम टेबल बनाओ ना भाई, ये टाइम टेबल आपके लिए परफेक्ट होगा, समझे। इसको प्रॉपरली करो। फिर मैं रिपीट करूंगा, 7 से 4 बजे तक कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऐसे अगर आप पढ़ोगे आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, श्योर पूरा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा। अच्छा, जो बच्चे अब ये बोलेंगे सर हम तो कोचिंग में जाते हैं, हमारा तो ऐसे होता है। देखो भाई, जो ड्रॉपर बच्चा उसका तो हो ही गया। अब मान लीजिए कोई बच्चा सुबह है ना 6 बजे से 2 बजे तक कोचिंग से आ पाता है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आते ही बायो से स्टार्ट करो। बायो का होमवर्क निपटा दो आते ही। आपको 20 मिनट नोट्स पढ़ने में लगेंगे, 20 मिनट क्वेश्चन में, 20 मिनट NCERT में, मैक्सिमम तीनों में मिला के 1.5 घंटा लगेगा।
फिर इसके बाद केमिस्ट्री निपटाओ फास्ट। ये एक काम क्या करो, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स तीनों के नोट्स पढ़ दिया करो सबसे पहले 1 घंटा। फिर लगातार क्या करो, तीनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 2 घंटा। फिर लगातार तीनों की एनसीईआरटी पढ़ो 2 घंटा। हो गया आपका भी 6 घंटे में सारा काम। ठीक, जिसकी शाम में क्लास होती है वो सुबह कर सकता है। ये मेथड होते हैं पढ़ने के, समझे कि नहीं समझे। फिर बात आती है अब आपकी रिवीजन की। भाई रिवीजन, रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रिवीजन का मतलब क्या है, जो आज आपने पढ़ा उसको रात में सोने से पहले 2 मिनट केमिस्ट्री, 2 मिनट फिजिक्स, 2 मिनट बायो आप माइंड में रिमाइंड करो, या नोट्स उठा के ऐसे पेज पलट दो, बस हो गया काम। अब सो जाओ। सुबह जब क्लास में जाओगे तब एक बार सर के आने से पहले वो पेज फिर ऐसे ही 1-2 मिनट में पलट लेना। फिर नेक्स्ट डे जैसे मैंने आपको नोट्स पढ़ने के मेथड बता रखे हैं, वो पहले वीडियोस में बता चुका हूं, आप अच्छे से फॉलो कर ही रहे होंगे, वैसे पढ़ते चलो। तो ये डेली का रिवीजन मैक्सिमम तीनों सब्जेक्ट को अगर 5-5 मिनट भी देते हो तो 15 मिनट से ज्यादा रेगुलर रिवीजन के नहीं होने चाहिए। फिर जब आपके 6 दिन पूरे हो जाएंगे, संडे को आपको क्या करना है, संडे को आप 20 मिनट फिजिक्स, 20 मिनट केमिस्ट्री, 20 मिनट बायोलॉजी, तीनों का सिर्फ 1 घंटा अच्छे से रिवीजन करेंगे। ये फर्स्ट वीक हो गया आपका, फर्स्ट वीक हो गया। फिर इसके बाद जब आपका सेकंड वीक आएगा तो 30 मिनट तो पहले वीक को रिवाइज करो, और 60 मिनट आप कौन से वीक को रिवाइज करो, सेकंड वीक को। तो 90 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर जब आप थर्ड वीक का रिवीजन करोगे तो पहले और दूसरे वीक का 1 आवर, तीसरे वीक का 1 आवर, 2 आवर में पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर जब आप फोर्थ वीक में रिवाइज करोगे तो पहले, दूसरे और तीसरे वीक का लगभग 2 घंटे में रिवाइज हो जाना चाहिए, और चौथे वीक का 1 घंटे में, यानी 3 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो आपने पढ़ा पूरे महीने का रिवाइज हो जाना चाहिए। फिर 3 महीने के बाद रिवाइज करो। तो कितनी बार तो रिवाइज हो गया यार, पहला वीक 1, 2, 3, 4 बार तो यहाँ रिवाइज हो गया, और उससे पहले भी आप डेली रिवीजन कर रहे हो, पक्का याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। फिर जब आप ना 3 महीने के बाद फिर रिवाइज करो, फिर 6 महीने के बाद रिवाइज करो। 3 महीने के बाद जब हम रिवाइज करेंगे तो 3 महीने का मैक्सिमम 6 घंटे में हो जाना चाहिए, और 6 महीने का मैक्सिमम 9 घंटे में रिवीजन हो जाना चाहिए। सर ऐसे कैसे होगा? अगर इस मेथड को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली होगा, नहीं करोगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा। ठीक, ये रिवीजन की बातें हो गई। अब मैं बात करूंगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, कितना करना है किस सब्जेक्ट का, ठीक, और फिर काउंसलिंग कैसे होगी। ठीक, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो भाई, आप टॉपर से सुनने या किसी सुनने, कोई ईमानदार बच्चा जो अच्छा स्कोर कर रहा है वो ये कहेगा बायो की एनसीईआरटी को रगड़ दो बुरी तरह, बार बार मल्टीपल टाइम पढ़ो। ठीक, अब बायो की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी होती है? जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं आज बायो की एनसीईआरटी के सिर्फ 4 पेज पढ़ने वाला हूं, तो वो 4 पेज जो आप पढ़ोगे ना, तो उसमें ना एक काम किया करो भाई, एक तो ना अंडरलाइन करते चलो, जो लाइन पढ़ रहे हो उसको अंडरलाइन करते चलो, जो इंपॉर्टेंट है, हर लाइन को नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है भूल सकते हो या एग्जाम में आ सकती है। बोला सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कौन सी आएगी? आप एक काम करो, बायो के पिछले 15 साल के PYQ उठा लो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा इकोलॉजी पढ़ रहा है, तो इकोलॉजी के पिछले 15 साल में कितने क्वेश्चन होंगे? मान लीजिए 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक, एक बार 1 घंटा बैठ के उनको ना नजरों से दौड़ा लो, आंसर मत करना, सिर्फ पढ़ लो किस पैटर्न के पूछ रहा है, तो आपको थ्योरी पढ़ते टाइम आइडिया आने लग जाएगा कि यार आपसे बायो में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस 1 घंटा जस्ट रीडिंग, न्यूज़पेपर की तरह। फिर जब आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अपने आप अंडरलाइन हो जाएगा, पेन अपने आप जाएगा, यार ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ठीक, उसको अंडरलाइन कर दो, ऐसे कर लिया। फिर दूसरे पेज पे जाने से पहले सारे अंडरलाइन पॉइंट पढ़ो, फिर दूसरे पेज पे पढ़ो, अंडरलाइन कर लिया। फिर तीसरे पेज पे जाने से पहले और दूसरे पेज के अंडरलाइन पॉइंट पढ़ो, फिर यहां अंडरलाइन कर दिया। फिर ऐसे ही चौथे पेज पे जाने से पहले तीनों के अंडरलाइन पॉइंट पढ़ लिए, तो ऐसे ही यहां तक आप आ गए। अब इन तीनों में फिर वापस सारे अंडरलाइन पॉइंट दोबारा से पढ़ो। अब इसमें आपको ये लगेगा यार फालतू में अंडरलाइन कर गया मैं, इसको रफ करो, उनको रफ कर देना, रफ कर दिया, इसको रफ कर दिया, 2-3 पॉइंट इसमें से रफ हो जाएंगे, 2-3 इसमें रफ हो जाएंगे, इसको अब एक बार रख दो, रख दिया। फिर नेक्स्ट, अच्छा एक काम और करना, रखने से पहले आपको ना हर पेज पे ना 2, 3 या 4 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे, 5 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो आपको लगता कि एग्जाम में मिस्टेक हो सकते हैं या आपको रिवाइज करने चाहिए या नीट 2025 में आ सकता है, तो उनके लिए एक पतली सी कॉपी लगाओ, ज्यादा मोटी मत लगाना, पतली सी कॉपी लगाओ, उनको ना रफली अपनी लैंग्वेज में, डॉक्टर वाली लैंग्वेज में लिख के छोड़ दो। लिख के छोड़ दिया। अब लिख के छोड़ने के बाद, मतलब जैसे ये मान लीजिए 3, 4, 7, 5, 12, 2, 14 पॉइंट हो गए, यानी 14 लाइन आ गई, 5 मिनट लगेगी लिखने में, तो इनको वापिस रिवाइज करके रख दो कॉपी।
नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठोगे सबसे पहले इसको रिवाइज करो और जो ये अंडरलाइन पॉइंट है इनके गो थ्रू हो जाओ, फिर नेक्स्ट डे 4-5 पेज जो आपको पढ़ने हैं तो इसी प्रोसीजर के थ्रू रिवाइज करना है। ठीक, तो ऐसे करते चलोगे तो ऐसे आपकी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग होती चलेगी। कोई कमी रह गई तो आपके लिए है ना शिवाली मैम ने एक सुदर्शन बैच बना रखा है। सुदर्शन बैच में 2 चीजें होती है, एक तो शिवाली मैम है ना बच्चों के चैप्टर वाइज वाइवा लेती है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, क्लास वाइज, फुल आपके बायो के वाइवा। तो इसमें ना मैम 40-50 वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं शिवाली मैम, और जो बच्चा इनको अच्छे से देख जाता ना उसका 350, 355, 360 स्कोर आता है। पिछली बार एक लड़की सिर्फ वाइवा देख के गई और ओनली उसने बीट के टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट किए थे, 356 स्कोर आया है। सृष्टि कुंडू का मैंने आपको बताई 360 आउट ऑफ 360 वाइवा अच्छे से करके गई थी, तो वाइवा के थ्रू रिवाइज हो जाएगा। शिवाली मैम ने आपके लिए वर्कशीट प्रोवाइड करके इसमें एनसीईआरटी की लाइन से फिल इन द ब्लैंक्स बना रखे हैं, ये कर लेना। ये दोनों चीज आपने कर दी ना, बायो में आपके 360 कोई रोक नहीं सकता, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। तो इसको अच्छे से कर दो, हो गया बायो का पूरा। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, बायो कर ली हमने, अब बायो के बाद ये देखो नेक्स्ट केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने का क्या गुरु मंत्र है? देखो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, अलग अलग जगह टॉपिक है। जैसे अगर जीओसी 1 मैंने आपको पढ़ाया उसमें क्लास 11th की केमिस्ट्री भी यूज होगी, उसमें आपका हेलो एल्केन, एल्कोहल या कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन सारे चैप्टर यूज हो जाते हैं, 11th के भी 12th के भी यूज हो जाते हैं। ठीक, ऐसे ही जीओसी 2 में मिक्स होता है। तो इसकी एनसीईआरटी ऐसे नहीं कि जैसे आप बायो की चैप्टर वाइज पढ़ते हैं वैसे पढ़ सकते हैं। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में आपको ना स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो वो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको डेली क्लास में बता देता हूं कि इस पेज से इस नंबर पे ये टॉपिक पढ़ देना, ये क्वेश्चंस कर देना, वो एनसीईआरटी साथ में कर देना नोट्स के साथ साथ। जिस दिन जो नोट्स पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा वही साथ में कर दो, और साथ में मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइन, असर्शन रीजन, क्या एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे क्लास में कराता हूं। उसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर भी कोई दिक्कत आती है, भाई कृष्णा बैच ये ब्रह्मास्त्र है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मैं कृष्णा बैच के बारे में इतनी तारीफ करूंगा कि मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कृष्णा बैच नया रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मुझे यह यकीन है कि जितना अच्छा मैंने रिकॉर्ड किया था शायद इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बैच जब मैंने रिकॉर्ड किया था ना, उस साल पूरे साल मैंने कोई ऑफलाइन क्लास नहीं ली थी और ओनली मैंने 6 महीने लगा दिए थे कृष्णा बैच को रिकॉर्ड करने में। ओनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3.5 घंटे का वीडियो मैंने 6 दिन में रिकॉर्ड किया था, इतनी ज्यादा मेहनत करके। क्यों? क्योंकि कम टाइम में ज्यादा अच्छा सिखाना था, पूरी एनसीईआरटी कराना था, तो इसलिए कृष्णा बैच में बहुत जोर लगा रखा है। तो बाकी आप कृष्णा बैच से देख लेना। जिन बच्चों ने ड्रीम बैच या रैंकर बैच ज्वाइन कर रखा है, कृष्णा बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल चुका है, अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को ओनली कृष्णा बैच ज्वाइन करना है, कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं कि मेरे को तो केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 करना ही है, तो कृष्णा बैच आपके लिए सॉल्यूशन है। कृष्णा बैच प्लस इसका एनसीईआरटी ड्रिल। तो आप क्या करेंगे भाई, आप बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके कृष्णा बैच ज्वाइन कर दो। इस पे भी स्पेशल डिस्काउंट अभी आपके लिए है, एनसीईआरटी 25 इसका प्रोमो कोड है। कोई डाउट है उस 7340250100 इस नंबर पे आप कॉल करके बात करेंगे। लेकिन ये ऐसा बैच है जो आपका 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करा सकता है। जिन बच्चों ने कृष्णा बैच देखा ना, एक आध के बाई लक 180 नहीं हुए तो 175 है, 170 है। इस बार 170 प्लस स्कोर करने वाले बीवाइज क्लासेस के 103 बच्चे हैं, इस बार 500 कर दूंगा मैं, देखना। तो अगर आपको भी इन 500 में आना है तो कृष्णा बैच और एनसीईआरटी ड्रिल जरूर करके जाए। ठीक, ये हो गया। अब बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में देखो, अगर आपको 720 करने हैं तो मुझे उम्मीद आप पहले ही एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको लगता है यार नहीं मैं 720 वाला नहीं हूं, मेरे को 680 700 प्लस हो जाए बहुत अच्छा है, तो मैं कहूंगा फिजिक्स की एनसीईआरटी को मत छेड़ो। तो क्या करें सर? देखो जनरल सी बात है, आजकल टीचर एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के वो सब नोट्स में करा रहे हैं या टेस्ट सीरीज के थ्रू आ जाते हैं। ठीक, तो आप जैसे बीट की टेस्ट सीरीज में है ना, हम मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी के पॉइंट आपके कवर कर रहे हैं, आप घबराना मत। मेजर टेस्ट के थ्रू आपको सारे वो पॉइंट रिवाइज करवा देंगे जो आपके नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। ठीक, अब देखो एनसीईआरटी, भाई सबसे पहले आप क्या करो, फिजिक्स का बेसिक करो। बेसिक करने के बाद हर चैप्टर के साथ सिर्फ 150 क्वेश्चंस करो, सिर्फ 150 बहुत है। 150 प्लस ज्यादा से ज्यादा 15 ईयर के पीवाईक्यू कर लो, इसके अलावा कुछ भी मत करो। पहले जब आपका ये सब कुछ पूरा है फिर एनसीईआरटी पे जाना है।
और यही पूरा नहीं हो पा रहा तो एनसीईआरटी का बर्डन देके आप फिजिक्स को वीक कर रहे हो। फिर सर अगर मान लीजिए किसी बच्चे का अच्छे से चल रहा है ये सब कुछ, तो आप फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो पहले 12th की। 12th में भी सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये वाले चैप्टर जिनमें थियरी के पॉइंट्स भी आते हैं। या आप एक काम ये भी कर सकते हो, सब कुछ ही अच्छे से पूरा करो और फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर जो आते हैं एनसीईआरटी में, ओनली वो पढ़ लो। बहुत देखो फिजिक्स क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। एक आध क्वेश्चन आता है थियरी का और एक दो क्वेश्चन के लिए हम फिजिक्स के चक्कर में पूरा पीसीबी नहीं बिगाड़ेंगे, ध्यान रखना। कल मेरी एक बच्चे से बात हुई है, नाम है आदित्य और वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट हैं, 680 स्कोर है। अब उनका इंडिविजुअल स्कोर सुनना, केमिस्ट्री का 180, बायो का 356 और फिजिक्स का उनका है 144। उस बच्चे ने मेरे को एक बहुत ही अच्छी बात बताई, बोला सर अगर मेरे केमिस्ट्री में 180 ना आते, मैं 160 पे भी रह जाता, तो बोला सर मेरा दिल्ली में सिलेक्शन नहीं होना था, क्योंकि इसका स्कोर हो जाता 660 और 660 में तो इस बार दिल्ली में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यही बात मैं आपको बोल रहा हूं, सिलेक्शन आपका बायो और केमिस्ट्री कराएगी। बायो और केमिस्ट्री पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, 540 में से 540 लाने की कोशिश करो। जो भी गुंजाइश है 10, 15, 20 नंबर कटने की वो सिर्फ फिजिक्स में रखेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट 700 प्लस है, ठीक। और कोशिश करो फिजिक्स में भी 180 करने की, नंबर तो अपने आप कम आ जाते हैं, नंबर तो अपने आप कट जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? इस बच्चे का भी मैं आपके साथ इंटरव्यू अपलोड करूंगा। इस बच्चे ने मेरे को और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जैसे इसने बोला सर अगर केमिस्ट्री में 160 रह जाते मेरा तो काम हो गया था, मुझे ड्रॉप करना पड़ता। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं। तो प्लीज आप इन बातों को अच्छे से फॉलो करें। ये जो इंटरव्यू मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, जब भी आपको टाइम मिले रील्स में से टाइम बचा करके वो इंटरव्यू जरूर देखा करो। मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं ताकि इससे आपका मोटिवेशन मिलता रहे, आपको स्ट्रेटजी पता चलती रहे। कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ मैसेज दे के जाता है, वो देखते रहा करो। अब इस बच्चे का इंटरव्यू आएगा नेक्स्ट वीक में, देखना आप। नेक्स्ट ये हो गया भाई फिजिक्स में बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, पॉइंट्स टू पॉन्डर। फिर टाइम बचता है 12th की एनसीईआरटी, देन 11th की करेंगे। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट पॉइंट, क्या बोला मैंने? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो देखो ज्यादा मैं बताऊं, बायो में तो ज्यादा करोगे, जितना करो उतना ही कम है। बायो में आप एक काम कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। इसके साथ साथ आप और क्या करेंगे, एक बायो की बुक आती है आपकी। बायो की कौन सी बुक आती है? ये है आपकी अरिहंत की मास्टर द एनसीईआरटी। शिवाली मैम ने बताया बहुत अच्छी बुक है। बस इतना कर लो, 15 के पीवाई कर लो, मोर देन एनफ। फिर भी ज्यादा एफर्ट लगाने का मन कर रहा है, बायो की वर्कशीट कर लेना जो शिवाली मैम ने आपको सुदर्शन बैच में प्रोवाइड कर रखी है। यही अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में जो बच्चे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, 180 आउट ऑफ 180 करना चाहते हैं, रैंकर बैच का जो आपका एक्सरसाइज 1 है और 3rd है वो करना है, और साथ में एनसीईआरटी ड्रिल और केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। फिर भी टाइम बचता है रैंकर बैच की एक्सरसाइज 4 करना, फिर भी टाइम बचता है एक्सरसाइज 2 भी करना, उसके बाद टाइम बचेगा भी नहीं, ठीक। और फिजिक्स की अगर बात करें, मैंने जैसे आपको बताया बेसिक क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन करो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, अलग मत कुछ मत करो, क्योंकि फिजिक्स में मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन टफ आने हैं, उसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का हो गया। और क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली जरूर करो, चाहे किसी दिन टाइम कम है, तीनों सब्जेक्ट का 10-10 क्वेश्चन करो, लेकिन रेगुलर करो। अब देखो मैंने एक और नोटिस ये किया है, बहुत सारे बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, एवरेज बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करने पे भी अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं ला पाते? सबसे बड़ा रीजन है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हो, ये आपका मेथड गलत है। भाई एक बात बताओ, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपके पास एक पेशेंट आया, आप न्यूरोलॉजिस्ट है, क्या देखते ही आप उसका ऑपरेशन कर देंगे? क्या देखते ही आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे? नहीं, पेशेंट से आप पहले बात करेंगे क्या प्रॉब्लम हुई है, फिर डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद उसकी रिपोर्ट वगैरह आएंगी, उसके बाद रिपोर्ट के बेसिस पे आप चेक करेंगे कि इसको ऑपरेट करना है या नहीं करना, या ओनली मेडिसिन से काम हो जाएगा। तो वही मेथड यहां पे है, पहले आप करंट पढ़ो, करंट का टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप अपने टॉपिक का रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना। और आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले मॉक टेस्ट कर रहे हो, एक फ्यूचर डॉक्टर होते हुए सबसे पहले आप ऑपरेशन कर रहे हो, बाद में आप उससे बात करोगे, बाद में उसका डायग्नोसिस करोगे। गलत मेथड है आपका ये। तो पहले मॉक टेस्ट के लिए तैयारी मत करो, क्योंकि कोई भी कोचिंग का मॉक टेस्ट उठा लो,
हर 14 दिन में 20 दिन में कोचिंग के मॉक टेस्ट होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं। जितना मॉक टेस्ट में आपको टाइम दिया जाता है उस गिवन टाइम में आप अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। कभी फिजिक्स का छूटेगा, कभी केमिस्ट्री का, कभी बायो का, और जब टारगेट मॉक टेस्ट के साथ पूरा नहीं होगा ना तो आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स आएंगे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉक टेस्ट को मारो गोली। सबसे पहले आप करंट का पूरा करो, फिर आप करंट पे नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पढ़ो, प्रॉपर रिवीजन करो। ये जब सब पूरा हो जाए ना तब जाके मॉक टेस्ट के लिए रिवीजन करना। जो बच्चे मॉक टेस्ट के लिए रिवीजन कर रहे हैं ना, आज मॉक टेस्ट में शायद थोड़े से नंबर बढ़ा लेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं नेक्स्ट ईयर फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। मेरी बातें आपको गलत लग सकती है, बुरा लग सकती है, ठीक, आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच है। हर साल यही होता है। ऑफलाइन क्लास में भी ऐसा ही बोलता हूं, ऑनलाइन में भी ऐसा ही बोलता हूं। और अब मैंने ऑफलाइन वालों की काउंसलिंग स्टार्ट कर रखी है, तो मैंने प्रॉमिस किया था बच्चों को ऑनलाइन वालों की भी करूंगा। तो जो रैंकर बैच के स्टूडेंट हैं या ड्रीम बैच के स्टूडेंट हैं, आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी काउंसलिंग इस बार ऑफलाइन स्टूडेंट्स की तरह की जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो आज मैंने वीडियो अपलोड की ये आपने देखा, इसके अलावा आप अब क्या करेंगे, एक वीडियो और आएगी अपनी मॉक टेस्ट सेकंड वाली, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें वो वाली वीडियो। तो इन दोनों वीडियो को 1 और 2 को पूरा देखना है, अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिला होगा, काउंसलिंग फॉर्म मिला होगा। काउंसलिंग में वो बात नहीं कर रहा एग्जाम के बाद वाली काउंसलिंग, वो कि आपकी क्या कमियां, उस काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। एक काउंसलिंग फॉर्म आपको मिला होगा जिसमें आपके लिखा हुआ है कि आपने लास्ट ईयर क्या मिस्टेक की थी, लास्ट ईयर की लर्निंग क्या है, इस बार आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ, इस टाइप के पॉइंट्स उसमें लिखे हुए थे। तो वो पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको यह लिखना है कि आपका टारगेट क्या है। जैसे कोई भी बच्चा अपना टारगेट लिख सकता है भाई, किसी का लो स्कोरिंग स्टेट है, उसको 650 मिल रहा है तो 650 670 टारगेट रखे, ठीक, जो भी आपका टारगेट है ना, आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या आप क्या कर रहे हैं। पहले तो एक लिस्ट बनाना कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने लिखा मेरा 680 टारगेट है या मेरा 700 प्लस टारगेट है, इस टारगेट के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या करने की जरूरत है, फिर आप क्या क्या कर रहे हैं, यह लिस्ट और बनाना आप दो। और इसके अलावा एक खाली पेज लेकर के आप अपना है ना टाइम टेबल लिखना है यहां पे पूरा, आपका डेली का टाइम टेबल क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सुबह 6 बजे उठता हूं, फिर उसके बाद मैं पानी पीता हूं, वॉशरूम जाता हूं, फिर उसके बाद मैं मेडिटेशन करता हूं, योगा करता हूं, या मैं बुक पढ़ता हूं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता हूं, मैं सीधा बायो से स्टार्ट करता हूं, मिस्टेक रिवाइज करता हूं, जो भी आपका टाइम टेबल है पूरा प्रॉपरली एक पेज पे टाइम टेबल लिख लेना, ठीक। फिर अगर आपको कहीं कमी लग रही है अपने क्वेश्चंस लिखना, फिर मेरे से बात हो जाएगी। क्योंकि देखो हर बच्चे को ऑनलाइन में अगर मैं 1 घंटा दूंगा ना तो फिर भाई मैं क्लास ढंग से नहीं ले पाऊंगा, आगे आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो ये काम जब आप सारे कर लेंगे ना, आधे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका शेड्यूल और ये चीजें देखते ही 5 मिनट में मैं पकड़ जाऊंगा कि भाई इस डॉक्टर की ये प्रॉब्लम है, इसको ये मेडिसिन दी जाए, इसको टाइम टेबल की मेडिसिन दी जाए, इसको शेड्यूल की मेडिसिन दी जाए, इसको एनसीईआरटी पढ़ने की टेक्निक सिखाई जाए। फिर मैं अपने आप पकड़ जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर क्या ऐसे पकड़ता है, बीमारी बताते तभी तो पकड़ता है, प्रॉब्लम बताते हैं शरीर में। तो वैसे ही जैसे आप ये प्रॉब्लम लिख के मेरे को देंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो ऐसे ही मैं ऑफलाइन बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूं, सेम प्रोसीजर आपके लिए है, ठीक। और इतना करते ही आधा काम तो आप खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे, यहां से अपना काम अपने आप हो जाएगा। फिर भी मैं आपके लिए बैठा हूं, ठीक। तो रैंकर बैच के स्टूडेंट तैयार हो जाओ, ड्रीम बैच वाले, ड्रीम लाइव वाले, ये मेथड आपके लिए रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना बता दूं, सुबह उठ के सबसे पहले पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करो, यस आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लैनेट। और इवन इतना नहीं, ये बोलो यस आई एम द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट, आई एम बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट। फिर अपने दिन की शुरुआत करो, थैंक यू गॉड आपने मेरे को 24 आवर्स और दिए हैं ताकि मैं अच्छे से पढ़ के अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छा डॉक्टर बन के देश की सेवा कर सकूं, नीट में अच्छे मार्क्स लाके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूं। अज्यूम करो आपने व्हाइट एप्पल पहन रखा, लोग आपके आगे पीछे घूम रहे कि डॉक्टर साहब आए, उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे कि ये हमारे पेशेंट का इलाज करेंगे, ये हमारे पेशेंट को, हमारे बच्चे को, बीवी को, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, मेरे दोस्त को बचाएंगे। लोग आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, ऐसा आपको विजुअलाइज करना है, तब आप एक अच्छे डॉक्टर की तरह डिसिप्लिन डेडिकेशन से काम कर पाएंगे। और सुबह उठते ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट करो। फिर उसके साथ जब आप पानी पीते हो, सिप सिप करके पानी पीना है। अपनी एक मिस्टेक की कॉपी लगाओ जिसमें डेली 3 मिस्टेक लिखना, मैंने पहले भी बताया है। जब पानी पी रहे हैं उन मिस्टेक्स की कॉपी से डेली 2-4 मिनट में 10, 15, 12 मिस्टेक रिवाइज कर दो। फिर बाथरूम में चले जाओ, फोन मत लेके जाओ, बाथरूम में जाके बस बैठ जाओ, इसी से आपका काम हो जाएगा। आपको सारी मिस्टेक रिवाइज हो जाएगी, आपको हमेशा याद रहेगी, और मिस्टेक नहीं हुई तो अपने आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद बाथरूम से आते ही कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं। नहीं भाई, आप कंपनी के सीईओ नहीं है, आप स्टूडेंट है।
पहले आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जैसे ही आप आए बाथरूम से कम 30 मिनट पहले पढ़ो, चाहे बायो पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। उसके बाद भले ही 1 घंटा आप प्रैक्टिस कर लो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, जिम करो, खेलने जाओ, कुछ भी करो, लेकिन पहले 60 मिनट में से जितना टाइम आप ज्यादा यूटिलाइज करेंगे अपनी स्टडी के लिए, अपने एम के लिए, उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। देखो मेरे है ना फोन में आज एक कोट आया है, अभी मुझे याद आ गया, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये है हेनरी फोर्ड का कोट है ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। हेनरी फोर्ड ने बोला, कितना अच्छा कोट है भाई। ऑब्स्टेकल्स वो फ्राइटफुल थिंग्स है जो आपको नजर आती है, कब? जब आप अपने गोल से नजरें हटा लेते हो। तो गोल पे नजरें जमाए रखो, पहले 60 मिनट में से ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना है अपने गोल के लिए, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। और एक अच्छी सेल्फ हेल्प बुक बता रहा हूं, द मैजिक बाय रोंडा बरन। इसकी पीडीएफ डिवाइस द 5M क्लब टेलीग्राम ग्रुप में भी है, वहां से भी पढ़ सकते हो। लेकिन 28 डेज तक ये बुक पढ़ के आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। जिन बच्चों ने पढ़ी है वो हर बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में गया है, इस बार बारी आपकी है, उसको अच्छे से फॉलो करो। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। बहुत सारे अच्छे इंटरव्यू की वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आ रहा हूं। थैंक यू।